मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। अब नई तकरार खजाने को लेकर शुरू हो गई है। शिवराज सरकार लगातार जनहितैषी ऐलान कर रही है। हाल ही में कई कर्मचारी वर्गों का मानदेय बढ़ा, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ी, लाडली बहना आवास योजना लॉन्च हुई, तो अब कृषक मित्र योजना भी सरकार ने लॉन्च कर दी है, जिसमें किसानों को सिंचाई कनेक्शन का आधा खर्च देना पड़ेगा, बाकी का खर्च सरकार भरेगी। किसान के हितों को पूरा करना ये हमारी पहली जवाबदारी है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी एक योजना बंद कर दी थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर वाली। कई दिनों से किसान साथी, किसान संघ, किसान मोर्चा, और इसलिए आज हम इस योजना का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। आप जानते 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 केवी लाइन का विस्तार करना पड़ेगा, वो करेंगे, और ट्रांसफार्मर उसके लिए स्थापित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास में जो खर्चा आएगा उसका आधा किसान या किसान के समूह और आधा सरकार बिजली वितरण कंपनी वहन करेगी। इस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा अपने चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा के चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के धमकी देने वाले बयान पर अब सीएम शिवराज सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अधिकारियों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। जब अच्छे और नेक लोग सरकार चलाते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं, इसीलिए पैसे की कमी नहीं है। ट्वीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं अफसरों को। दिग्विजय सिंह, पैसे की हेरा फेरी हो रही, इतना पैसा कहां से रहा, इतना कहां से रहा, इतना कहां से रहा है। अरे भैया, जब अच्छे लोग धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, उसमें क्या दिक्कत। पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा सब खाली कर गया, रोते ही रहते थे, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी ही नहीं है। इस मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को गीदड़ भभकी और कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि उसकी सत्ता बचने वाली नहीं है, इसलिए वो खजाने की बंदरबाट में लगी है। आप धमकाने की और इनकी बात करते हो कर्मचारियों को। ये गुंडिज्म कांग्रेस का पहले कभी चलता था, न गुंडिज्म चलेगा, न दिग्विजय सिंह जी आपकी सामंतशाही चलेगी, न कुछ चलेगा। ये विकास के रास्ते पर जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश चल रहा है वही जनता का राज चलेगा। कहां पैसे की कमी नहीं है। शिवराज जी आए दिन कर्जा ले रहा है, मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा होने जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? नाकामी इस सरकार की। और फिर कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आज मध्य प्रदेश कहां खड़ा है आर्थिक बदहाली की तरफ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है सब जानता है। क्या गलत कहा दिग्विजय सिंह जी ने, क्या गलत कहा कमलनाथ जी ने? आप चुनाव हारते हुए खुद को देख रहे हो तो फजूल खर्ची के ऊपर आप लगाम नहीं लगा रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच लोक लुभावन योजनाओं के जरिए मतदाताओं को साधने की होड़ मची है। दोनों जनता से लोक लुभावन वादों कर रही है, लेकिन इसमें कांग्रेस पिछड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ वादे कर रही है और बीजेपी जो वादे कर रही है उन पर अमल भी हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने न सिर्फ आचार संहिता लगने तक अपनी नई घोषणाएं पर रोक लगा दी है, बल्कि वो बीजेपी को नई घोषणाओं पर रोकने में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार। IND एजेंडा खुला खजाना नेक नीयत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनाव से पहले खजाने पर क्यों मची सियासी खींचतान? क्या शिवराज सरकार की घोषणाओं से बढ़ गई कांग्रेस की चिंता? क्या सरकार बनने के ओवर कॉन्फिडेंस में अफसरों को धमका रहे दिग्विजय सिंह? क्या कांग्रेस के
खाली वचनों पर भारी पड़ रहा शिवराज सरकार का अमल। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर अक्सर हम देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार पर कर्जा लेकर घी पीने का आरोप लगाती रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर मुखिया शिवराज सिंह चौहान, ये कहते रहते हैं कि पहले वो इस बात का रोना रोते रहते थे कि पैसा नहीं है, जबकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं। अगर इससे इतर आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले रही है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि यह कर्जा ढांचागत व्यवस्था को, आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए लिया जा रहा है। तो जब ये संरचनाएं बनेंगी, इनसे राजस्व मिलेगा, उससे हम रीपे करेंगे, उसका भुगतान करेंगे, यही तरीका है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक और किसानों के एक सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि दिल खुला है, खजाना खुला है, नीयत नेक है, सरकार में धर्मात्मा इसलिए परमात्मा सुन रहा है। तो धर्मात्माओं की सरकार बताया है उन्होंने। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि 39 सीटों पर नाम घोषित हो चुके हैं और सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो यह एक तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि आचार संहिता जब तक नहीं लगी है तब तक इस प्रकार की योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस ने अपने आप को संतुलित करके इस मामले में रखा है, लेकिन कांग्रेस के वचनों पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं और उन पर तत्काल प्रभाव से अमल क्या भारी पड़ेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। नमस्कार। संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, राजपाल जी, खुला खजाना, खुला दिल, नेक नियत और धर्मात्मा की परमात्मा सुन रहा है, इसलिए ये व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था तो चलती है, परमात्मा के कारण ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और यहाँ तक कि उनका कहना यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी आयोजन प्रयोजन के लिए सरकारी खजाने का जमकर दुरुपयोग कर रही है। क्या कहें? नवीन जी, बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है ये गरीब कल्याण महाअभियान में है। अब आज जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई है, लॉन्च की है, तो कोई नया कुछ नहीं हुआ है। हमारी जब सरकार थी 2018 के पहले, तब भी यह योजना थी कि ट्रांसफार्मर अगर किसान को लगाना है, 3 हॉर्स या उससे ऊपर की सिंचाई के लिए अगर उसे ट्रांसफार्मर लगाना है तो फिर 11 केवी लाइन का विस्तार करना पड़ता था और उसका जो अधोसंरचना लगती थी, उसका जो खर्च है वो आधा किसान या किसानों का समूह देता था और आधा सरकार देती थी। जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। उस योजना को हम फिर से लागू करने वाले थे, करते करते हम इस समय तक पहुंचे और हमने उसको लागू करने का काम किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है, लाडली बहना योजना के तहत राशि देने की बात कर रही है और उससे आगे बढ़कर लाडली बहना जो आवास विहीन है उनको मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलने का काम हो रहा है। गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलने का काम हमने किया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र में ये तमाम तरह की योजना आज लागू होने का काम हुआ है। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि वास्तविक में सरकार होती काहे के लिए है। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि सरकार इसलिए होती है कि कैसे जनजीवन सामान्य हो सके, कैसे लोगों को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा लिया जा सके, तो उस दिशा में हमने प्रयास किया है। अब दिग्विजय सिंह जी जो है अब धमकी पे आ गए, तो भाई ये जो आपकी जो गुंडागिर्दी टाइप की बात है, जो सामंतशाही की बातें है, ये जो गिदड़ भक्तियां हैं, ये कर्मचारियों को देने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब गरीब का कल्याण हो रहा है तो आपके पेट में मरोड़ उठ रही है, इसलिए उठ रही है कि आप जो है वही बात आप बोलो, घोषणा करो, अपने चुनावी घोषणा पत्र में लो और फिर उसको लागू नहीं करो तो वो माफ है। हम इस सरकार में है भाई, हमारा काम है किसान को अगर उसकी फसल अतिवृष्टि से खराब हो रही है तो उसको मुआवजा मिले,
कम वृष्टि से खराब हो रही है तो मुआवजा मिले, उसे बीमा क्लेम मिले, उसे समय पे खाद बीज मिले, उसे सुविधा मिले, उसे किसान 0% में किसान क्रेडिट कार्ड मिले। तो ये सरकार का काम है, वो काम कर रही है। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो दुरुपयोग हम आईफा अवार्ड तो नहीं कर रहे, गरीब किसानों के आंख का आंसू पोंछने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उसका मध्य प्रदेश के किसान समर्थन करते हैं और हम भी समर्थन करते हैं। जी पूछ लेता हूँ, आईफा अवार्ड तो अभी महाराष्ट्र की सरकार कराएगी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पैसे का दुरुपयोग है क्या? अब महाराष्ट्र में तो क्या है, बॉलीवुड है साहब, तो वहां तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, वहां की सरकार के पास बड़ा रेवेन्यू आता है उसका। यहाँ क्या रेवेन्यू आता है बॉलीवुड से? ठीक बात है। पूछ लेता हूँ संतोष सिंह गौतम साहब से, पूछ लेता हूँ कि संतोष जी, ये आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको तो सिर्फ कांग्रेस को तो रोना आता था कि सर खजाने में पैसे हैं नहीं, खजाने में पैसे नहीं है, हमारे पास तो खजाने में कोई कमी नहीं है, खुला खजाना है, खुला दिल है, नेक नीयत है, धर्मात्मा है तो परमात्मा सुन रहा है, ये कहा है सीएम साहब ने, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा ही शर्मनाक है कि जो व्यापम का चोर है, जिसने ई टेंडरिंग के घोटाले किए, जिसने प्रदेश की रेत को बेच खाया, जिसने अवैध उत्खनन के माफियाओं को संरक्षण दिया, जिसने शराब के माफियाओं को संरक्षण दिया, जो तमाम तरीके के माफियाओं का संरक्षक है, वो अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है। परमात्मा भी शायद उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा के पहले नवंबर में चुनाव आ रहे हैं। उन चुनावों के अंदर जनता ही उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि वो इस प्रकार की बातें बोलना भूल जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार पैसे को रोती रहती थी। कांग्रेस की सरकार आर्थिक स्थिति को समझती है और कॉमर्स को समझती है। वो जानती है कि प्रदेश को कर्जे में लाद के उस प्रदेश का लंबे समय तक विकास और उसकी खुशहाली नहीं लाई जा सकती। तो कमलनाथ जी कॉमर्स को समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं और सारी चीजों को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। तो जो इन बातों को समझता ही नहीं है, जिसके पास सिवाय घोटाले के और कोई काम नहीं है, वो आदमी क्या समझेगा कि प्रदेश के ऊपर जो 3,000 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह की औसत से कर्जा लिया जा रहा है, 3,53,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर है। प्रत्येक नागरिक 53,000 रुपए का कर्जदार है। उससे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति बनेगी? इससे इन जो नकली अर्थशास्त्री मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन तमाम तरीके से प्रदेश की बातें में ये कहते हैं कि मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान है, इस प्रकार का कर्जे लेने को तो वही कहेंगे कि चार्वाक दर्शन से प्रेरित है, ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेश वाली इनकी शैली है। तो कमलनाथ जी तो जानते हैं ना कि प्रदेश के ऊपर कितना भार है। तो कमलनाथ जी इस बात की कोशिश कर रहे थे कि रेवेन्यू के नए जनरेशन के स्रोत कहां से आएंगे, कैसे राजस्व के नए मॉडल विकसित होगा। इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना है? इनको तो पैसे लेना है, विभिन्न योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार करके अपनी नोट गिनने की मशीनें चालू रखना है, प्रदेश की जनता से साधना टैक्स वसूलना है और अपने घर भरना है। तो मैं कहता हूं कि जो किसान का पुत्र जिसकी आमदनी कुछ नहीं थी 15-20 साल पहले, वो आज बहुत अरबपति हो गया है। उसके तमाम फूलों के जो है वो कई हजारों रुपए किलो में फूल बिक रहे थे उसके। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि यह आखिर रेवेन्यू मॉडल कौन सा है? क्या आप प्रदेश की जनता को लूटो और अपना खजाना भरो, कर्जा लो और अपना खजाना भरो, प्रदेश के नागरिक को कर्जदार बनाओ? मैं समझता हूं कि इनकी जो लोक लुभावन योजना है, इसको प्रदेश की जनता समझ रही है। आखिर इनकी लोक लुभावन योजना इन्होंने पहले क्यों नहीं शुरू की? अभी जब चुनाव के 3 महीने आ गए तो लोक लुभावन योजना, इनको किसान याद आ गया, इनको सब याद आ गया। आज प्रदेश की जनता की किसानों की फसल चौपट पड़ी है बारिश के कारण, लेकिन कोई ढंग से सर्वे भी शुरू नहीं हुआ है, न उनको मुआवजा दिया जा रहा है। पेंशन की राशि रोकी गई है, वृद्धावस्था पेंशन की राशि, विकलांग पेंशन की राशि, महिलाओं की पेंशन की राशि रोक कर लाडली बहना में दे रहे हैं। इसकी टोपी उसके सर इसे घुमाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इस बात को समझती नहीं है। दरअसल क्या हुआ है कि इनके नीचे की जमीन खिसक गई है और ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आने वाली नहीं है। तो ये इनके प्रकार कैसे भी सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि इनकी दाढ़ में खून लग गया है भ्रष्टाचार का, तो ये सत्ता में बने रहने के लिए अपनी अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये साफ समझ रहा हूं कि ये जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो अंतिम बार जोर से फड़फड़ाता है। तो ये वही दिया है जो फड़फड़ा रहा है सितंबर में, क्योंकि नवंबर में दिया बुझने वाला है। जी गौरव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार अपदस्थ हुई और कांग्रेस की सरकार बनी, हारी भारतीय जनता पार्टी 2018 में, तो कमलनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की माली हालत बहुत ख़राब है, प्रदेश का खजाना खाली है और प्रदेश की बहुत ख़राब स्थिति करके शिवराज सरकार गई। और उन्होंने इस बात को कई बार मीडिया के मंचों पर, कई इंडस्ट्रीज़ के प्रोग्राम में, सब जगह कहा उन्होंने। लेकिन जब भी शिवराज जी की फिर सरकार आई, फिर कोरोना भी आया, लेकिन शिवराज जी का खजाना खाली नहीं होता। अभी उन्होंने ये कहा है कि भाई परमात्मा सुन रहे हैं क्योंकि धर्मात्मा सरकार चला रहे हैं। लेकिन
जो आरोप लग रहा है कि भाई ये खर्चा चुनाव के लाभ के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, आदि जगह पर जहां 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो एक तरह से उनको जो भी घोषणाएं हो रही हैं सरकार की तरफ से उसका एडवांटेज उन सीट्स पे मिलेगा। तो ये इसको रोकने की भी बात कह रही है कांग्रेस, चुनाव आयोग में भी शिकायत की है, क्या कहेंगे? नवीन जी, खुला दिल भी रखना चाहिए, नेक नियत भी रखना चाहिए, खुला खजाना भी रखना चाहिए और गरीबों का कल्याण भी होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी सरकार में होते हैं तो आपको अपनी चादर देखकर पैर पसारने की आदत ही रखना चाहिए। दानवीर कर्ण बनने में कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि दानवीर कर्ण अपने पैसे का दान कर रहा था, ना कि सरकारी पैसे का दान कर रहा था। वर्तमान हालात में जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आपत्ति उस बात पर है, गरीबों के कल्याण पर कोई आपत्ति नहीं है। आप हर साल 15 से 20% पुराने कर्ज और बढ़ा कर लेते जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है, 22,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज दिया जा रहा है। ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है, जब केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का पैसा मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, जब बीओटी ऑपरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जब पीपीपी मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हर साल 30,000, 35,000, 40,000 करोड़ का जो कर्ज लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कर्ज लिया जा रहा है, वो आखिर जा कहां रहा है? उसका सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा? सरकार को अपने खर्चे भी कम करना चाहिए और गरीबों का कल्याण भी करना चाहिए। रही बात जिन चुनाव क्षेत्रों में आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहां भले आज आचार संहिता ना लगी हो, लेकिन इसका लाभ स्वाभाविक तौर पर सरकार को मिलेगा, उस राजनीतिक दल को मिलेगा जो वहां पर पैसा खर्च कर रहा है। इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगाना चाहिए। स्वस्थ राजनीति के लिए एक बेहतर उदाहरण होगा। जी राजपाल जी, देखिए आप तो क्या है, वैसे कहावत पुरानी कहावत है, पुराना पैटर्न है कि जितनी चादर उतने पैर। आप तो पहले पैर फैला लेते हो, कम पड़ती है तो चादर एड ऑन कर लेते हो, सिल लेते हो, बड़ी कर लेते हो या बड़ी वाली अरेंज कर लेते हो। लेकिन इस अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ जो है प्रदेश के सिर पर चढ़ जाता है। ये कांग्रेस का आरोप है कि आप अपने पैर सिकोड़िए बजाय चादर फैलाने के। देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र भी एक आरोप लगा रहे थे, उसका जवाब देके फिर मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ नवीन जी। जी जी। वो बहुत सारे माफिया और रेती और दुनिया भर की बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को लेके कई तरह की आपत्तिजनक बातें भी वो कहने का काम कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनके एक मंत्री होते थे उमंग सिंगार जी। रिकॉर्ड पे ये बात है कि उन्होंने ये बात कही कि मंत्री होते हुए कि दिग्विजय सिंह इस मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेत माफिया है, सबसे बड़े शराब माफिया, सबसे बड़े भूमि माफिया है और सबसे बड़े परिवहन माफिया है। ये दिग्विजय सिंह के लिए कांग्रेस के ही एक शपथ लिए हुए मंत्री उमंग सिंगार ने बात कही थी। तो पहले आप अपने घर में झांक लीजिए, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि जनता के हृदय में मध्य प्रदेश के एक मध्य प्रदेश के नागरिक को अपना भगवान मानकर सेवक बनकर सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में बोलने का प्रयास करिएगा। आपने जो आरोप लगाए उन आरोप को सिरे से खारिज करने का काम हुआ है। किसी भी एजेंसी ने किसी भी प्रकार की इन बातों को सही नहीं माना है। ये आपके प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसमें बोझ पड़ने की बात, तो देखिए सरकार जो होती है वो सामान्य जो गरीब कल्याण के काम होते हैं, अभियान होते हैं, उनको पूरा करने के लिए होती है। सरकार जो होती है मध्य प्रदेश के नागरिकों को कैसे सुविधा दे सके, कैसे मध्य प्रदेश के किसानों को उन्नत कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सके, बिजली की व्यवस्था कर सके, समय पे खाद बीज की व्यवस्था कर सके, 0% पर किसान क्रेडिट कार्ड दे सके, इसके लिए होती है। सरकार यहाँ के कर्मचारियों के कल्याण के लिए होती है, गरीबों के उत्थान के लिए होती है, महिलाओं के सम्मान के लिए होते हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए होती है। तो इसी काम के लिए सरकार होती है और उसी काम को हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अनुष्ठान पे काम कर रही है। कोई ऐसे कोई लीडर बेस नहीं है कि नेता
फलाने जी ने कह दिया तो वो नीचे हो जाएगा। अरे दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का वो सपना, जिसे हमने बाद में गरीब कल्याण के रूप में सरल भाषा में बोलने का काम किया, कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो आज भी सरकार की बाट जो रहा है कि सरकार उसको कुछ सहायता दे और वो अपना जीवन स्तर सामान्य कर सके, मुख्य धारा में आ सके। तो जब हम सरकार में आते हैं तो हम उस प्रकार के यत्न प्रयत्न करते हैं। तो हम तो एजेंडा है हमारा राजनीतिक दल जब बना, जब हमने अंत्योदय की कल्पना को साकार करने के वचन के साथ हम जनता के बीच में आए, और जब आज हमें अवसर मिला तो हम उसको कर रहे हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार की बात हो, चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो, चाहे स्थानीय निकाय में हो, हम जहां भी बैठते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना जो सामने रख के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को, उस मानव को, उस दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवा करके उसको मुख्य धारा में लाने का विनम्रता से प्रयास करते हैं। और ये करते हुए कतई हमारी आंखें ऊपर नहीं है, हम विनम्रता से जमीन में देखते हुए ही कर रहे हैं जी। हमारे मुख्यमंत्री हो गया हो तो मैं आगे का प्रश्न पूछूं जी। देखिए, ये अंत्योदय है, समाज के अंतिम व्यक्ति को ऐसे ऊपर उठाने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में अगर अर्थव्यवस्था के लिए, जैसे घर परिवार को चलाने के लिए कर्ज लिया जाता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं हो तो कर्जा घातक बन सकता है, तो सरकार ये समझती होगी। लेकिन संतोष जी, ये सारी व्यवस्थाएं अंत्योदय के लिए हैं। देखिए नवीन जी, अभी राजपाल भाई ने कहा कि अंत्योदय जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। दरअसल अंत्योदय अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता तो अलीराजपुर और झाबुआ आज भी देश के सबसे गरीब जिले नहीं होते, मध्य प्रदेश की तुलना बिहार और झारखंड से नहीं हो रही होती। और दूसरा, अगर अंत्योदय इनका एजेंडा होता तो आदिवासियों के चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब नहीं कर रहे होते, चाहे भोपाल हो, चाहे सीधी हो, चाहे कल एक आदिवासी को चप्पलों से पिटाई करने का भारतीय जनता पार्टी के मामला है। अगर अंत्योदय इनका एजेंडा होता तो ये दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतने जालिम न होते कि एनसीआरबी की रिपोर्टें चीख चीख कर कह रही है हर वर्ष कि महिला अत्याचार में, आदिवासी अत्याचार में, दलित अत्याचार में मध्य प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना हुआ है, गरीब राज्य बना हुआ है। लगातार झाबुआ और अलीराजपुर से पलायन को मजबूर है आदिवासी। गुजरात के अंदर जिनको सिलिकोसिस की बीमारी हो जा रही है, उनके सीनों में सीमेंट और सिलिका जम जा रही है, जिससे उनकी मौतें हो रही है हजारों की संख्या में। अंत्योदय ऐसे नहीं किया जाता है, अंत्योदय ऐसे किया जाता है कि हर व्यक्ति को ये लाभ मिले। मुझे लगता है उनके मोबाइल का, बेरोजगारी, राज्यपाल जी के मोबाइल का अंत्योदय हो गया। उसका पलायन नहीं। दूसरी एक और चीज नवीन जी, एक और बात सुन लीजिए। अभी धर्मात्मा की बड़ी बातें हो रही। शिवराज सिंह ने कहा कि धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा है इसलिए परमात्मा उनका साथ दे रहा है। ऐसे धर्मात्माओं से प्रदेश को भगवान बचाए जो परमात्मा का पैसा भी महाकाल लोक में खा गए, जो परमात्मा का पैसा खाने से भी नहीं चूक रहे। ऐसे धर्मात्मा मध्य प्रदेश को नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश को वो व्यक्ति चाहिए जो मध्य प्रदेश का सुनियोजित विकास कर सके, जो इंसानों का तो पैसा खा ही रहा है लेकिन परमात्मा का भी पैसा खा गया। ऐसा धर्मात्मा मध्य प्रदेश के लिए हानिकारक है। ऐसा धर्मात्मा मध्य प्रदेश के लिए हानिकारक है जो 22,000 करोड़ रुपए में भर रहा है, जो मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। पूछ लेता हूँ, एक नागरिक को 53,000 रुपए का कर्जा पूछ लेता हूँ, ऐसे धर्मात्मा मध्य प्रदेश को नहीं पूछ लेता हूँ, लानत है ऐसे धर्मात्मा। पूछ लेता हूँ। देखिए, चुनाव का समय है और अब लोग तकनीक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो आप सभी प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, अपने अपने मोबाइल का भी अंत्योदय कर लो और एक सिम, डेडिकेटेड सिम इसके लिए लो, क्योंकि कॉल आते हैं बहुत, 8 से 8:30 के बीच में खासकर आते हैं। आदमी टीवी पे देख लेता है अपने यहाँ तो और विचित्र प्रकार का है, तो उसी समय फ़ोन लगाता है कि आप भाई साहब लाइन पर देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एक फ़ोन ले लो और अंत्योदय कर लो ताकि चुनाव तक चर्चाएं ऐसी निर्बाध चलें। खैर, गौरव जी हैं, गौरव जी आपके सुझाव को करेंगे हम। जी। अब सरकार, ऐसा प्रवक्ताओं के लिए सरकार तो निकाल नहीं सकती, पार्टी निकाल सकती है, तो हो सकता है पार्टी कर दे। गौरव जी से बात करता हूँ। गौरव जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगा। चूंकि मुखिया मुखसों चाहिए खान 501, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक, बहुत उसमें कहा गया है कि सभी अंगों का पालन पोषण करना है, लेकिन एक उन्होंने शर्त लगा दी है, तुलसी सहित विवेक। ये नहीं है कि अंत्योदय करने के चक्कर में किसी चीज का अंत्योदय हो जाए, किसी चीज का अस्त्योदय हो जाए, कोई चीज उदित हो जाए और कुछ चीज अस्त हो जाए। तो ये समझना पड़ेगा, गंभीर विषय है। और जिस तरह से चुनाव के समय में, हालांकि मैं तो कहूँगा कि सिलेंडर ठीक है 450 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन चूंकि गैस तो इसके पहले भी लगी थी और गैस उसके बाद भी लगी है, तो अभी ये चुनाव के समय के पहले, थोड़ा पहले से हो जाता। मैं तो ये कह रहा हूँ
ईश्वर कृपा से अब ऐसा ही हो जाए कभी कि चुनाव ही चलते रहें कम से कम, तो इधर मीडिया का भी बढ़िया है और जनता का भी भला है। कम से कम किसी माध्यम से अगर सबसे भला किसी समय में होता है तो वो यही समय है। मुझे लगता है कि चुनाव जो ये कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ होने चाहिए या विधानसभा की, मुझे लगता है कि संभाग के हिसाब से चलते ही रहने चाहिए चुनावी मौसम। तो कभी क्या है, चुनावी मौसम में अच्छी बरसात हो गई योजनाओं की, वादों की, तो मालवांचल खिल गया, कभी तो महाकौशल हो गया, तो कभी बुंदेलखंड हो गया। चुनाव चलते रहना चाहिए क्योंकि वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है, विकास की गति को मैनेज करने के लिए। क्या कहेंगे नवीन जी? अंतिम प्रतिक्रिया तो आपकी मानी जाना चाहिए थी, जो आपने अभी तंज कसा है कि ये चुनाव चलते रहे तो गरीबों का कल्याण। नहीं सर, हम तंज तो मैं सर सच्ची में मैंने कुछ कसा नहीं है, मैंने तो उल्टा ढीला किया है तंज को जी। लेकिन सवाल है कि सरकार लगातार जब गरीब कल्याण को लेकर के काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम करती है, तो आखिर गरीब का क्यों रह जाता है? ये बड़ा सवाल। अब जाकर फिर गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं नवीन जी, गरीब कल्याण कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, गरीबों का कल्याण भी होना चाहिए। लेकिन जो बेतरतीब खर्च है, जैसे मैं आपको बताऊं, संत रविदास मंदिर का जो सागर में कार्यक्रम हुआ, उसमें भीड़ जुटाने के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 20 करोड़ रुपए आदिम जाति कल्याण विभाग के किसी मद के थे। इस तरीके के जो बेतरतीब खर्चे हैं, इन खर्चों पर सरकार को रोक लगाना चाहिए और गरीबों का कल्याण हो, इसमें कोई बिल्कुल सही कहा। सरकार को बेतरतीब खर्चों पर रोक लगाना चाहिए। आपके इसी सूक्ति वाक्य के साथ मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा कि सरकार को बेतरतीब खर्चों पर रोक लगाना चाहिए और चुनावी मोड में आए तो सरकार ना आए, राजनीतिक संगठन आए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ खाली खजाने की बात है और एक तरफ खुले खजाने की बात है। तो खजाना खुला है, दिल खुला है, नीयत नेक है और चलाने वाले धर्मात्मा हैं, तो साथ देने वाले परमात्मा हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आत्मा कांप रही है, प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो अर्थव्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है, ये तो वोटर समझेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।